दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संभल के बारे में। संभल जो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ ताजा विवाद जामा मस्जिद और उसके भीतर हरिहर मंदिर को लेकर हुआ। एक पक्ष ने कहा कि यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर बाबर ने यहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश की, और मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट में याचिका दायर होती है, कोर्ट आदेश देता है सर्वे का, एडवोकेट कमीशन सर्वे के लिए जाता है पुलिस के साथ, और उसके बाद वहाँ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। 4 लोगों की मौत हो गई, पथराव, आगजनी, और जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही खौफनाक तस्वीरें, बहुत ही खौफनाक सीन वहाँ पर। और इसके बाद 2500 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर, वहाँ के लोकल सांसद के ऊपर एफआईआर, विधायक के बेटे के ऊपर एफआईआर, 25 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, और 2 महिलाएं भी हिरासत में। ये सब पूरा सीन वहाँ बनता है। हम इसके पीछे जाना चाहते हैं आज। संभल दरअसल सियासी मायने में बहुत अहम है। संभल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सीट पर एक बार एक ऐसा उलटफेर हुआ था जिसने पूरे यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया था। सियासत क्या, यूं कहें कि सरकार पलट कर रख दी थी। रातों रात यहाँ पर वो वक्त था, उसको हम याद करेंगे, उस किस्से के बारे में बात करेंगे कि कैसे उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार शाम के वक्त रात में लगभग 10:30 बजे हटा दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है। और अगले दिन जगदम्बिका पाल वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। अगले ही दिन वोटिंग था, और उस वक्त ये बड़ा दांव खेलने वाले उस समय के रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने ऐसा दांव चला कि एक ही झटके में कल्याण सिंह चित हो गए, और जगदम्बिका पाल 24 घंटे के लिए यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, और मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत करके चले गए। इससे पहले कि हम इस किस्से पर बात करें, हम संभल सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। राजेश भाई साहब, ये सीट पहली बार 77 में बनी। जी। उसके बाद से मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार जिक्र करें कि ये सीट कब कब किस पार्टी के पास रही। बीजेपी को तो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जब ध्रुवीकरण हुआ तब सिर्फ एक बार ये सीट 2014 में एक बार। और जहां तक मैं देख रहा था कि 6 बार इस मुस्लिम बहुल सीट से 6 बार एमवाई फैक्टर पर यादव नेता पार्लियामेंट पहुंचे। 2 बार तो मुलायम सिंह यादव ही जीते यहाँ से, एक बार डीपी यादव भी जीते यहाँ से, श्रीपाल यादव 2 बार जीते यहाँ से, रामगोपाल यादव 1 बार जीतते हैं यहाँ से। तो इस तरह का इसका अतीत है। तो मैं चाहूंगा सिलसिलेवार 77 से लेकर अब तक आप कौन कौन सांसद रहा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, पहले ये सीट अमरोहा में होती थी जी, और उसके बाद 77 में नई सीट बनी। तो पहली बार 77 में जो सीट बनी है, तब ये संभल मुरादाबाद जिले का हिस्सा था। जी, इसे कांग्रेस ने बनाया था। हालांकि जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। तो पहली बार जब 77 में बनी तो शांति देवी यहाँ पहली सांसद बनी, वो जनता पार्टी की उस पर सिंबल पे जीती थी। इसके बाद जब 1980 का चुनाव हुआ तो 1980 में यहाँ विजेंद्र यादव कांग्रेस से जीत जाते हैं। जब 1984 में चुनाव होता है, शांति देवी फिर आती है, वो फिर कांग्रेस में शामिल हो जाती है, वो फिर कांग्रेस से जीत जाती है। और 1984 के बाद में फिर कांग्रेस आज तक यहाँ सरकार नहीं कर पाई। फिर यहाँ उदय 84 के बाद से आज तक कांग्रेस को जीत नहीं मिली, कभी नहीं मिली। और 2014 के अलावा बीजेपी को जीत नहीं मिली। जब डॉक्टर साहब 1989 में 1991 में 2 बार चुनाव हुए तो तब श्रीपाल सिंह यादव जनता दल से यहाँ सांसद बनते हैं। इनके बाद 1996 में बसपा से डीपी यादव चुनाव लड़ते हैं। 1996 में वो यहाँ सांसद बन जाते हैं। फिर 1998 में यहाँ मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं, तब वो रक्षा मंत्री भी रहते हैं। तो वो चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। उस किस्से पर विस्तार से बात करेंगे हम। मैं पहले सांसदों के नाम बता दूं। और फिर जब 1999 में चुनाव हुआ, जब आपकी याद हो जब 13 दिन की सरकार गिर गई थी, फिर जब 1999 में चुनाव हुआ, फिर यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद बने दूसरी बार। और फिर 2004 में मुलायम सिंह के भाई रामगोपाल यादव यहाँ से सांसद बने। 2004 के बाद फिर 2009 में शफीकुर रहमान यहाँ बसपा से सांसद बन गए। 2014 का जब चुनाव आया, चूंकि 2013 में जो दंगा हुआ था उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था,
तो 2014 में यहाँ सतपाल सिंह सैनी पहली बार भाजपा से सांसद बने थे, भाजपा को पहली बार वो सीट मिली। और फिर 2019 में शफीकुर रहमान सपा में आ जाते हैं, फिर वो सपा से यहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अब 2024 में उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ये यहाँ सांसद बनते हैं। तो इस तरह यहाँ जो है लगातार यहाँ यादव परिवार का हस्तक्षेप रहा। मैं एक बार ये बता दूं कि कब कब किसका ज़्यादा वो रहा। तो इसमें चूंकि 1989 से अगर हम 2004 तक की बात करें तो यहाँ 2 बार मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। एक बार ये शिवपाल सिंह यादव रहे। 89 की बात कर रहा हूँ मैं, 89 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, हम कुल मिला के बात करें टोटल जब से 77 से ये सीट बनी, हाँ। तो आज तक 2 बार मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुने गए, 2 बार शिवपाल यादव यहाँ से सांसद चुने गए, 1 बार विजेंद्र सिंह चुने गए और 1 बार रामगोपाल यादव चुने गए। तो यहाँ और डीपी यादव भी यहाँ से सांसद रहे। तो यहाँ जो है 4 बार सपा से रहे यादव, 2 बार बसपा से यादव रहे और 2 बार जनता दल से रहे जी। तो ये 1 बार सांसद बने 2014 में सतपाल सैनी। तो यहाँ पूरा वर्चस्व रहा। ये जो सीट है संभल, ये मुलायम सिंह की, मैं तो अभी उस पर चर्चा करेंगे, तमाम दर्शकों को बताएंगे। ये संभल ही ऐसी सीट थी जिसको लेकर जो पूरी देश में संभल सुर्खियों का केंद्र बना था 1998 में। तो तब पूरी चर्चा थी, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला। उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी उससे पहले ये बता देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में जनसभा करने गए थे, लेकिन इस सीट को भारतीय जनता पार्टी तब भी नहीं जीत पाई थी। तब की कल के आश्रम के जो महंत हैं, जो वहाँ जो है, जो बड़े महंत हैं, प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, माने जाते थे, बड़े नेता थे भी। वो चुनाव लड़े लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राजनाथ सिंह के सामने। वो भाजपा में शामिल करते हैं। कल की धाम वहीं पर है। हाँ। और उनका वहीं आश्रम है प्रमोद कृष्णन जी का। राहुल गांधी के करीबी थे और वहां से छोड़ के अचानक चुनाव से ठीक पहले वो पाला बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, राहुल गांधी पे हमलावर होते हैं, उनकी इमेज पे डेंट लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री वहां रैली करने भी जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं, लेकिन भाजपा वहां चुनाव नहीं जीत पाती। तो इस तरह की टफ सीट भाजपा के लिए संभल बनी हुई है। और जिस तरह का अभी सियासत का माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावी मोड की तरफ चल पड़ा है। पहले रामपुर, फिर कुंदरकी, तो क्या अब संभल की बारी है? रामपुर और कुंदरकी मॉडल क्या अब के बाद अब संभल भी कोई मॉडल बनने जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके तार यहां से खुलते हैं जब हम अतीत में उस किस्से की तरफ जाते हैं 98 के, जिस वक्त इस सीट को जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस समय के रक्षा मंत्री थे केंद्र में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, बड़े कद्दावर नेता, मजबूत पकड़ उनकी सियासत पर, कुश्ती के वो बड़े खिलाड़ी रहे। और ये कहा जाता है कि उन्हें कुश्ती और सियासत दोनों में महारत हासिल थी, दोनों में कभी उन्होंने पटकनी नहीं खाई। और उन्होंने जो है यहाँ पर ऐसा दांव चला, दरअसल उनको पटकनी देने के लिए दांव तो चला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मुलायम सिंह यादव के ही करीबी रहे बाहुबली डीपी यादव को उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से संभल से चुनाव मैदान में उतार दिया, क्योंकि 96 में बीएसपी से डीपी यादव संभल से एमपी रह चुके थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दांव ये था कि ये बाहुबली भी हैं, यादव भी हैं, वहां से एमपी भी रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, ये बड़े कद के नेता हैं, तो हम इन पे दांव खेल के मुलायम सिंह यादव MY फैक्टर बनाएंगे, तो हम Y के साथ फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का कॉम्बिनेशन बना के मुलायम सिंह यादव को उन्हीं के अखाड़े में चित कर देंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आखिरी वक्त में ऐसा दांव चला कि ऐसा धोबी पाट मारा कि अटल बिहारी वाजपेयी संभल नहीं सके और उनके दांव को फेल कर दिया उन्होंने और डीपी यादव को शिकस्त दे दी। दरअसल हुआ यूं था राजेश भाई साहब, फिर आगे का किस्सा मैं आपसे सुनूंगा, कि आप देखिए कि सियासत में किस तरह के दांव पे चलते हैं कि आप बैठे हुए होते हैं, जैसे ये किस्सा कई बार हम जिक्र भी कर चुके कि नेता सुबह की चाय किसी के साथ पी रहे होते हैं और कुछ घंटे बाद जाके दूसरे पाले में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही खेल हुआ
दरअसल हसनपुर क्षेत्र में, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है और संबल लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां एक रहरा गांव है, उसमें एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का जलवा था अपने समय में, बड़ी मजबूत पकड़ उनकी सियासत में थी, बाद में गवर्नर भी रहे। कल्याण सिंह एक जनसभा संबोधित कर रहे थे डीपी यादव के पक्ष में, और इस बीच मुलायम सिंह यादव ने पूरी पटकथा रच दी थी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की, ठीक उसी वक्त में। इसके लिए वो बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाते हैं, मायावती जी से बात करते हैं, सपा और बसपा मिलकर भी उन्हें गिराने की स्थिति में नहीं होते, नंबर नहीं होता इतना, तो वो नरेश अग्रवाल को मैनेज करते हैं और वो जगदम्बिका पाल को मैनेज करते हैं, और इनको मैनेज करके वो कांग्रेस में सेंध लगाते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन होता है। हाँ, और वो बाकी सारे लोग फिर उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन मेन उसका जो पावर सेंटर था, बाद में तो बहुत सारे लोग एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन मेन जो उसको लीड कर रहे थे वो जगदम्बिका पाल और नरेश अग्रवाल लीड कर रहे थे, और पूरी पटकथा रची थी मुलायम सिंह यादव ने, और वो इन सबको साथ में मिला के रात में गवर्नर रमेश भंडारी थे, उनके यहाँ पत्र दे देते हैं कि ये सरकार अल्पमत में है, बहुमत हमारे पास है। और रात में, चूंकि केंद्र में उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, गवर्नर रमेश भंडारी थे, रमेश भंडारी रात में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं, और अगले दिन सुबह जो है जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं यूपी के। रात में 10:30 अब बजे से बदला है। रात में 10:30 बजे ये घटनाक्रम होता है। अब आगे का किस्सा आप बताइए, फिर होता क्या, ये बाजी पलटती कैसे? दरअसल हुआ यूं कि 22 फरवरी को चुनाव था, 1998 में लोकसभा का चुनाव था, और जब जैसा आपने बताया ये पूरा घटनाक्रम जो मैंने बताया 21 फरवरी 1998 की 21 शाम का है, 1998 शाम का है, दिन से शाम तक। दिन में वो मीटिंग करते रहे, दिन में सभा करते रहे। तो इन्होंने क्या किया कि रात में रमेश भंडारी के पास में जगदम्बिका पाल जाते हैं, नरेश अग्रवाल जाते हैं, और इन्होंने जो है एकदम से कहा कि ये सरकार अल्पमत में है, तमाम सबके लेटर होते हैं, हरिशंकर तिवारी होते हैं, कांग्रेस की पूरी एक लीडरशिप होती है, और ये कहते हैं कि ये अल्पमत में है कल्याण सिंह सरकार। तो ये करते ही रात में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर देते हैं रमेश भंडारी, और रात में 10:30 बजे जगदम्बिका पाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ तो पूरी भाजपा में हड़कंप मचा, पूरे देश की सियासत हिल गई। संभल को लेकर एकदम संभल में ध्यान, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दांव खेला था कि रक्षा मंत्री थे उसमें मुलायम सिंह यादव, कि इन्हें संभल में हराना है, और उन्होंने फिर ऐसा दांव किया कि कल्याण सिंह की सरकार ही गिरा दी। यानी सत्ता की जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग का जो सवाल है, जो आज कहा जा रहा है कि मीरापुर में हुआ, या जो कहा जा रहा है कि कुंदरकी में हुआ, जो कहा जा रहा है कि अतीत में रामपुर में हुआ, वो कोई नई बात नहीं है। नई बात ये सरकारें पहले भी करती रही हैं। मुलायम सिंह यादव को ये अंदेशा रहा होगा कि जो सरकारी मशीनरी है वो संभल में उन्हें चुनाव हरवा सकती है 22 फरवरी 98 को, इसलिए उन्होंने 21 फरवरी 98 की रात को सरकार गिरा दी और गवर्नर रूल लागू हो गया। तो अब शायद मशीनरी का रुख रातों रात बदल गया, चेंज हो गया। एक और जहां बीजेपी की पूरी पावर संभल में लगी थी डॉक्टर साहब, वो पूरी पावर फिर लखनऊ चली, सरकार बचाने लगे, सब लोग हाईकोर्ट चले गए। हालांकि दूसरे दिन हाईकोर्ट ने जो फैसला था राज्यपाल का, और 24 घंटे के मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल, लेकिन तब तक वोट पड़ गए, संभल में वोट पड़ गए, और मुलायम सिंह यादव जी कितने वोट से जीते उस चुनाव? मुलायम सिंह यादव उस समय, मुलायम सिंह यादव को 3,76,000 वोट पड़े थे। अच्छा, बम्पर वोट मिले, और डीपी यादव 2,10,000 वोट मिले, 2,10,000 वोट डीपी यादव को मिले। और नहीं तो उससे पहले तो स्थिति ये थी कि वहां जीतने की स्थिति थी भी नहीं मुलायम सिंह की, वो तो बड़ा गेम था ना, पूरी एकदम सरकार थी। और आप देखिए उस समय खुद अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उनका पूरा फोकस संभल पे था, मतलब टारगेट पे थे कि मुलायम सिंह हारने हैं, यहाँ हराना है मुलायम सिंह को, वो डरे हुए थे। हो सकता है इसीलिए कोई ऐसा दांवपेच, वो बड़ा सियासी दांवपेच करा कि पूरी सरकार ही बदल दी। कल्याण सिंह भी डिस्टर्ब हुए, पूरी भाजपा डिस्टर्ब हो गई, सब लोग, और इस बीच में दिन में वोट पड़ गए, और पुलिस की जो मशीनरी है, सत्ता की जो मशीनरी है, उसका मन रातों रात पलट गया। भाई जो पुलिस थी वो तो बैकफुट पे आ गई ना, और हालांकि फिर वो हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बर्खास्त कर, वो मतलब उसे गलत बता दिया, और फिर वो दोबारा से फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि फिर बहुमत साबित करना पड़ा, तो बहुमत फिर कल्याण सिंह के पक्ष में हो गया।
तो दोस्तों, इस किस्से का जिक्र आज हमने इसलिए किया क्योंकि ताजा विवाद संभल को लेकर है और हर विवाद के पीछे कहीं ना कहीं सियासत जुड़ ही जाती है। आपने वो वायरल वीडियो जरूर सुना होगा जो पुलिस का अधिकारी माइक में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अपने नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, ये नेता तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं सियासत का कनेक्शन जुड़ ही जाता है किसी ना किसी अच्छे बुरे काम से। और इस अनाउंसमेंट के बाद जब ये घटनाक्रम पूरा हो जाता है तो संभल के जो सांसद हैं, युवा हैं, वो जियाउर रहमान बर्क, वो ये एलिगेशन भी लगाते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए की गई है कि ताकि वो अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकें। सामाजिक तौर पर भी संभल में तुर्क और पठानों का बंटवारा इस वक्त सतह पर है। संभल में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, उसकी नेचर डिफरेंट थी, उस पर अलग तरह के सवाल हैं। कोर्ट में रिट एक्सेप्ट हो जाती है तत्काल, कुछ ही समय के भीतर सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमीशन पहुंच जाता है, पुलिस की मशीनरी लग जाती है। और ये सर्वे भी कोई पहली बार नहीं किया गया था, इसके पहले भी सर्वे किया गया था। जियाउर रहमान बर्क का ये भी कहना है कि सर्वे करते वक्त उन्हें इसकी प्री इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उन्हें नहीं बताया गया कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो अगर उन्हें बताया जाता तो वो एक माहौल में नरमी लाने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को कन्विंस करते, बात करते, विश्वास में लेते, इतना बड़ा बवाल नहीं होता। खैर, वहाँ जो मस्जिद के एक कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कहा कि साहब मस्जिद के हौज से पानी निकाला गया, इसलिए जो है लोगों में ये भ्रम फैल गया कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, तोड़ा जा रहा है मस्जिद को, इसलिए लोग आक्रोशित हो गए। ये अलग सवाल हैं, जांच के विषय हैं, तमाम आयोग बैठेंगे जांच के, पुलिस की जांच होगी, इंटेलिजेंस की जांच होगी। नेताओं ने जाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन भेज दिया है इसकी जांच करने के लिए। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि राहुल गांधी भी वहाँ विजिट के लिए जा सकते हैं, लोगों से मिलने के लिए जा सकते हैं। अलग अलग दलों के नेताओं का जमावड़ा अब संभल में रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये छूट गया है कहीं ना कहीं पीछे कि इस तरह के हादसे आखिर कब रुकेंगे। मेरठ दंगों के लिए लंबे वक्त बदनाम रहा, मुरादाबाद में दंगे होते रहे, कानपुर में दंगे होते रहे, बनारस में दंगे होते रहे। इस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने मेरठ में हाशिमपुरा देखा, हमने मेरठ में मलियाना देखा, और अब हम संभल देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। 4 लोगों को जो सवाल है, जो 4 परिवार को उजाड़ के चला गया, अब बहुत सारी सियासत वहाँ होगी, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन जो परिवार के इसमें जो मरने वाले हैं, इसमें 2 इकलौते भी बारिश थे। निश्चित। अपना छोटे मोटे कोई प्लास्टिक बेचने का काम करता था, कोई मिठाई की दुकान करता था, कोई तेल लेने गया था, और वो इसकी भेंट चढ़े। अब सियासत होगी, लेकिन जिनके परिवार जुड़ गए तो वापस नहीं आएंगे। खास बात यह है कि जो 4 लोग मारे गए हैं उनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के नहीं आया है कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। दूसरी बात यह भी है कि आम जनता को, अब वोटर को निश्चित तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी के असल मुद्दे क्या हों, सियासत किन मुद्दों पर हो। तो इसलिए मित्रों, थोड़ा देर तलक देखिए, ठहर के देखिए, दूर तक देखिए, सियासत के बड़े बड़े दांवपेच देखिए, बड़े बड़े खेल देखिए, और उन खेल का हिस्सा मत बनिए। ये तय कीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, रोजी रोटी की लड़ाई कैसे चलानी है, और वो शांति और कानून व्यवस्था का पालन करके ही चल सकती है। प्रतिरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो तो ताकत बढ़ जाती है। और जब कोई भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन हिंसा के रास्ते पे जाता है तो ताकत कमज़ोर हो जाती है। ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा। किसान आंदोलन के वक्त किसान किस तरह से अहिंसात्मक तरीके से 13 महीने तक बैठे रहे और पूरी सरकार हिल उठी। हमने अभी देखा सोनम वांगचुक कैसे चलते हैं दिल्ली तक, एक कारवां लेके जाते हैं और सरकार को बात करनी पड़ती है। तो बातचीत के रास्ते मौजूद हैं, कानून व्यवस्था के रास्ते मौजूद हैं, अदालतें हैं। इंसाफ में भरोसा बनाए रखना चाहिए और सियासत को ठहर कर दूर तलक, देर तलक, गहरे तक जाकर देखना चाहिए। हम और वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है,
आप किसको जिम्मेदार मानते हैं संभल जैसे हादसों के लिए? आपकी नज़र में इनका समाधान क्या है? धन्यवाद, नमस्कार।